हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका रंजना गुप्ता आज पुनः आपको आपके प्रथम अध्याय संसाधन और संसाधन वाले चैप्टर के शेष भाग के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। कल आपको हमने संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, संसाधन विकास योजना और रियो सम्मेलन इत्यादि के विषय में विस्तार से आपको समझाया था। अब उसी चैप्टर के शेष भाग के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पिछला सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लेके चलते हैं कि संसाधन नियोजन कि नियोजन क्या है। नियोजन जिसका इस शब्द से आप इंग्लिश शब्द से ज़्यादा परिचित होंगे, प्लानिंग। प्लानिंग यानी प्लान करना, कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी हम एक प्लान बना लें। तो जैसे हम प्लान बना के जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसी तरह हम संसाधन का भी नियोजन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम संसाधन की पहचान करके उनका लिस्ट बनाएंगे कि हमारे देश में कौन कौन से संसाधन हैं, और मानचित्र भी बनाकर ये क्लियर कर लेंगे कि कौन सा संसाधन देश के किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी भी तैयार करना होगा, क्योंकि आपने कल ही पढ़ा था कि कोई भी संसाधन बिना टेक्नोलॉजी का बेकार है। जब टेक्नोलॉजी रहेगी तभी हम उस संसाधन का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज है संसाधन नियोजन में कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। अर्थात कि हमारे देश की विकास योजना में किस बात को लेके आगे बढ़ना है। क्या हम कृषि के क्षेत्र को आगे ले रहे हैं या उद्योग के क्षेत्र को आगे ले रहे हैं, तो उस क्षेत्र संबंधी संसाधन का ही हमको विकास पे ध्यान देना है, तभी दोनों के बीच में तालमेल हो पाएगा। अदरवाइज हमारा नियोजन सफल नहीं होगा। तीसरी चीजें हैं इसमें, औपनिवेशिक विकास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा देश काफी दिनों तक गुलाम रहा, अंतिम शासन हमारे देश में अंग्रेजों का रहा, और ये समस्त आक्रमणकारी हमारे देश में क्यों आए, तो उन सब के पीछे एक ही कारण था कि हमारी देश की संपदा उन्हें बार बार आकर्षित करती रही, जिस संपदा के कारण ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो उस संपदा को प्राप्त करने के लिए ही हमारे देश में आए। अब चूंकि औद्योगिकरण सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही हुआ था, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण करके उसे अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ के संसाधनों का भरपूर शोषण करके अपने देश को उत्तरोत्तर उन्होंने संपन्न और अमीर बनाया। कोई भी संसाधन किसी देश का तभी विकास कर सकते हैं जब उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी होगी, और ब्रिटेन के पास ये टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में थी। अब है कि जो भी संसाधन किसी देश के पास है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। संरक्षण मतलब उसको हमें बचा के इस तरह इस्तेमाल करना है कि हमारे वर्तमान पीढ़ी में भी उसका इस्तेमाल हो और भविष्य के लिए भी आने वाली पीढ़ियों को काम आए, और कोई भी संसाधन हमारा बेकार ना जाए। क्योंकि जब हम संसाधन की बिना सोचे समझे अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे पर्यावरण असंतुलन, आर्थिक समस्या इत्यादि। भू संसाधन, अब हम अपने संसाधनों में सबसे पहले संसाधन भूमि को लेते हैं। भू मतलब भूमि,
हम सभी भूमि पे ही रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। जितना कुछ भी जीवन की जैव अजैव जीवन की संभावनाएं हैं, सब कुछ इस भूमि पे ही है। बिना भूमि के आधार का कुछ भी संभव नहीं है। पेड़ पौधे हैं तो भी भूमि पे है, वन्य जीवन है तो भी भूमि पे है, इंसान मनुष्य रहता है तो भी भूमि पे रहता है, खेती हम करते हैं तो भी भूमि पे, परिवहन का कार्य होता है तो वो भी भूमि पे, यानी हर चीज भूमि पे ही संभव है। हवा में रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए भूमि जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम आपको बताते हैं कि भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं। तो सबसे पहले वन, आप देखते हैं कि खुद हमारे देश में कितना विस्तृत वनों का विस्तार है। वो सारे किस पे है? वन जमीन पे, जिससे हमें तरह तरह के जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां, औषधियां इत्यादि सब प्राप्त होते हैं। नंबर 2, बंजर भूमि। ये वो भूमि होता है जो कृषि इत्यादि कार्य के लिए बिल्कुल काम में इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 3, गैर कृषि भूमि। किसी भी देश के पास जितनी जमीन होती सब पर वो खेती नहीं करता, कुछ पे सड़कें रहती हैं, इमारतें रहती हैं, उद्योग इंडस्ट्री इत्यादि लगे रहते हैं, तो उसे गैर कृषि भूमि कहते हैं। स्थायी चारागाह, देश में पशु हैं तो पशुओं को चरने के लिए चारागाह की भी जरूरत है, तो हम भूमि को स्थायी चारागाह के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हमें हमारे जीवन में मनोरंजन की भी बड़ी आवश्यकता है। मन बहलाने के लिए, घूमने टहलने सैर सपाटे के लिए हम भूमि का पार्क या उपवन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। छठा है कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसी भूमि जिसका 5 वर्षों से खेती के लिए इस्तेमाल न हुआ हो, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। कि कृषि तो किया जा सकता है उस पर, लेकिन 5 वर्षों से उस पर खेती नहीं हुई है। वर्तमान पड़ती भूमि, ऐसी भूमि 1 साल से जिस पर खेती नहीं की गई है, खाली पड़ी है 1 साल से। पुरातन परती भूमि, उस भूमि को कहते हैं जिसपे 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है। और अंत में भूमि का शुद्ध आबलिक निविल बुआई क्षेत्र, यह वो भू क्षेत्र है वो जिसे 1 वर्ष में 1 से अधिक बार हम कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूमि को हम कितनी तरह से अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब चूंकि हम हर व्यक्ति, हर इंसान, पशु पक्षी जीव अजैव अजैव सभी भूमि का इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है कि धीरे धीरे भूमि के गुणवत्ता में कमी आने लगती है। आदिकाल से भूमि का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं, हमारे आने वाली भी पीढ़ी भी कर रही है। तो लगातार इस्तेमाल करने से उसकी गुणवत्ता में कमी, मतलब उपजाऊपन में कमी आने लगती है। इस कमी का और कारण क्या है, इसको विस्तार से देखिए। पहला है वनों की कटाई। इंसान अपनी लालच के वशभूत और अधिक इमारती लकड़ी मिले और हमें रहने का स्थान ज्यादा विस्तार से मिले, तो इस चाहत में दिनों दिन वनों की कटाई करता जा रहा है, जिससे भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है। अतिचारण, अत्यधिक पशुओं को चरा के भूमि की गुणवत्ता को कम की जा रही है। खनन, अपने औद्योगिक काम और अन्य संपदा खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए डेली प्रतिदिन खनन का कार्य होता है, और खनन करने से जो धूल मिट्टी के गर्द इत्यादि उठते हैं वो आके पृथ्वी की ऊपरी सतह पे, भूमि के ऊपरी सतह पे गिरते हैं, और जिससे उसकी वह सतह जो उपजाऊपन के लिए जानी जाती है, वो सतह इन धूल गर्द से पट जाती है और इस तरह उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अति सिंचाई,
अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक खाद इत्यादि डाल के भूमि का हम उपयोग करते हैं, और इस तरह अत्यधिक दोहन से भूमि का गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। औद्योगिक धूल, आज देख रहे हैं औद्योगिकरण का युग है, हर जगह तरह तरह के इंडस्ट्री लगे हुए हैं, जिनके चिमनियों से निकलने वाले धूल, केमिकल्स इत्यादि जो पदार्थ है वो धरती पे गिरते हैं और इस भूमि के उपजाऊपन का वो क्षरण करते हैं, नाश करते हैं। तो ये तो कारण हुआ कि भूमि के निम्नीकरण का। तो अब हम इस निम्नीकरण से अपनी भूमि को बचाएंगे कैसे, इसके लिए भी उपाय है। तो पहला उपाय क्या है, पेड़ लगाना। हमें हर पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन हमेशा पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जमीन की अत्यधिक सिंचाई न करें, अत्यधिक पशुओं का चारण न करें, और प्रदूषित जल से अपनी धरती को हर संभव हम बचाने की कोशिश करें, तो हमारी धरती का निम्नीकरण कम होगा और बच जाएगा। अब हम आपको संसाधन के रूप में मृदा यानी मिट्टी के विषय में बता रहे हैं कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस मिट्टी के ऊपरी सतह को बनने में आप पढ़े पिछले क्लासेस में कि लाखों वर्ष में इस मिट्टी का निर्माण होता है, और इस मिट्टी के निर्माण करने वाले कारक भू आकृतियां, जलवायु, शैल, तापमान, पवन, हिमनदी इत्यादि, जो समय समय पे मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। अब आता है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे मिट्टी 5 प्रकार के होते हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी यानी मृदा, जिसको रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। हम सबसे पहले अब जलोढ़ मिट्टी को लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो कि हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है, जो सबसे समृद्ध क्षेत्र उत्तर भारत को बनाने में सहायता करती है। पूरा उत्तरी मैदान इसी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और ये जलोढ़ मिट्टी आई कहाँ से, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ है। आय के आधार पे इस जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर पुरानी निक्षेपों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी से बनी हुई मैदान है, जो काफी पथरीली होती है और खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। और दूसरी है खादर, जो कि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए नए नए निक्षेपों से पुनर्जीवित होती जाती है, पहले ज्यादा उपजाऊ होती जाती है। इसके कण बड़े छोटे छोटे होते हैं और ये खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके बाद हम लेते हैं काली मिट्टी को। नाम से ही स्पष्ट है, इसका रंग काला होता है। इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दक्कन के पठार में प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे दक्कन का पठार क्या है, तो आप भारत का मानचित्र जब देखते हैं तो निचला हिस्सा जो तिकोना है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, वो आपका लगभग दक्कन का पठार होता है। और ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने पर सैकड़ों हजारों लाखों साल में जाके जब वो मिट्टी का रूप धारण करती है, तो इस तरह इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है और गीला करने पे ये चिपचिपी हो जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी।
ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें लौह तत्व का प्रसार होता है, जिसकी वजह से ये लाल होता है। किंतु अगर इसमें पानी मिलाया जाए तो ये मिट्टी पीली हो जाती है। लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट, से बना हुआ है। ये मिट्टी अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि इतना तापमान होता है कि ये ह्यूमस इसमें जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। और खाद और उर्वरक डाल के इस मिट्टी का हम खेत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे खेती कर सकते हैं। और ये इसका क्षेत्र है दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसका रंग लाल अम्लिक भूरा होता है, रेतीली होती है और इसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उच्च तापमान के कारण इसमें भी ह्यूम्स या नमी की मात्रा नहीं होती है या बहुत कम होती है। और सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी में भी खेती संभव है। और अंतिम है वन मृदा, जिसको हम पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। और चूंकि ये पर्वतीय तो नाम से ही पता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसमें भी ह्यूमस नहीं होते। नदी घाटियों में सिल्टदार होती है, पर ऊपरी ढालों पर इसके कण बड़े मोटे होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती हैं और अधिकतर वर्षा वनों में पाई जाती हैं। ये आपने मिट्टी के प्रकार जान लिया। अब जो भी मिट्टी है, इसका दिनों दिन अपर्दन होता है। अपर्दन यानी कटाव या बहाव होता है, जिसके कारण ये अपने कटाव बहाव के साथ भूमि के उपजाऊपन को भी बहा ले जाती है। तो इस नुकसान को बचाने का उपाय क्या है? तो हमें खेतों को सीढ़ीदार बनाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज सीधा सपाट होगा तो उस पर बहाव की गति तेज होगी, लेकिन अगर सीढ़ीदार खेती है तो जो मिट्टी की परत है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हुए कटेगी या क्षरण होगा। दूसरा, मृदा अपरदन रोकने के लिए हमें अपने खेतों के किनारे पेड़ लगाने चाहिए और हलों का प्रयोग भी अच्छी तरह से करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि संसाधन और विकास का संबंध के विषय में हमने पूरी जानकारी आपको दी और इसमें हमने भू संपदा के विषय में आपको बताया। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले चैप्टर में दूसरे संसाधन वन एवं वन्य जीव के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।